गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। इवनिंग के टाइम पे ये रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बिल्डिंग मटेरियल्स के जो टॉपिक थे उसे हम अब अपडेट करने वाले हैं। तो जहां तक हम लोगों ने कवर अप कर रखा था तो हम लोगों ने सारा ही सारा कवर कर रखा था, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल के एग्जामिनेशंस में पूछे गए, तो इन सब टॉपिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सारे अपडेट क्लास आपको अवेलेबल होंगे ऐप वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अपडेट्स हम लोग चालू करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो अपडेट हम कर रहे हैं अभी कंक्रीट वाले चैप्टर में, तो डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। डिफेक्ट इन कंक्रीट, देखिए कंक्रीट का दो स्टेट होता है। एक होता है फ्रेश स्टेट, जब आपने जस्ट मिक्स करके बनाया हुआ है और आप प्लेस करोगे उसे। दूसरा, प्लेस करने के बाद उसमें हाइड्रेशन वगैरह होगी, फिर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वगैरह होगा, प्लास्टिसिटी वगैरह लूज कर गया मतलब उसका वो हार्ड होके सेट हो जाए, तो दैट फाइनल स्टेट, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो दो अलग अलग स्टेट बताया मैंने, दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग लॉस मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कंक्रीट के अंदर। तो जो फ्रेश स्टेट में जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, इट इज जनरली शॉर्ट टर्म डिफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म, जब वो कंक्रीट फ्रेश स्टेट में है वो तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा और या बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। उसकी प्लास्टिसिटी तो तुरंत लूज हो जाती है। आईएसटी वगैरह तो आप जानते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह के। तो प्लास्टिसिटी तो तुरंत लूज कर देगा, है ना। तो ड्यूरिंग इनिशियल टाइम जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज योर डिफेक्ट्स इन फ्रेश कंक्रीट एंड इट इज शॉर्ट टर्म डिफेक्ट्स। लेकिन जो हार्ड होने के बाद इंटरनल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उन सब चीजों के कारण जो डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज योर लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स। तो हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट में जो डिफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं जनरली, दैट इज वन इज सेग्रीगेशन, सेकंड इज योर ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, तो हमें समझनी है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या है। हार्डन स्टेट कंक्रीट में, है ना, लॉन्ग टर्म डिफेक्ट जिसको हम कहेंगे, वहां पर जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AAR। क्लियर है। तो हम इन टॉपिक्स को, इन 3 पॉइंट्स को अभी देखेंगे। सो सबसे पहला टर्म आपका सेग्रीगेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन, पहला सुनिए आप। होता क्या है सेग्रीगेशन के अंदर, जो आपने कंक्रीट मिक्स आपने बनाया हुआ रहता है, उस मिक्स में से ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस होता है ये सब चीज, है ना। देखो एग्रीगेट्स जो है उसका डेंसिटी ज्यादा है कहीं ना कहीं, तो वो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो नीचे बैठेगा। तो यहाँ पे वही चीज होगी, एग्रीगेट विल ट्राई टू सेटल डाउन बिकॉज इट्स डेंसिटी इज मोर, इट्स वेट इज मोर। तो एग्रीगेट नीचे हो जाएगा सेट, नीचे हो जाएगा, बैठ जाएगा एग्रीगेट, और ऊपर ऊपर आपकी केवल पेस्ट पेस्ट रहेगी। मैक्सिमम एग्रीगेट नीचे बैठ गया, मतलब एंटायर मिक्स से जो आपने कंक्रीट मिक्स बनाया है, वो कंप्लीट मिक्स से आपका एग्रीगेट हो गया अलग। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। इसके कारण होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक बार रीड करेंगे। हमें लिखना नहीं पड़े इसलिए हमने पहले नोट्स बनाया है, फिर उस नोट्स का स्कैन करके यहाँ पे लेके आए। ओके, सेग्रीगेशन, इट इज दिस सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मिक्स ऑफ कंक्रीट। जो मिक्स है कंक्रीट का, उससे कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना, इसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मिक्स ऑफ कंक्रीट एंड ड्यू टू सेग्रीगेशन, इसके कारण होता क्या है, कंक्रीट में देखिए वॉइड क्रिएट होंगे। वॉइड अगर क्रिएट होंगे तो कंक्रीट हो जाएगा पोरस। अगर कंक्रीट मतलब पोरस हो रहा है तो लोड जैसे ही लगाओगे तो वो वॉइड है ना, उसको वॉइड है मतलब खाली स्पेस है, वहां पे कोई गिट्टी विट्टी नहीं है। एक्चुअली ऐसे कंक्रीट का जो मास है इसमें गिट्टी विट्टी रहता है, इसलिए जब लोड लगाते हैं तो ये गिट्टी वगैरह जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और एक दूसरे पे रिएक्शन अप्लाई करता है, उस लोड को रजिस्ट करता है। इंटरनल ये मैकेनिज्म होती है, सब कुछ हमने क्लास में पहले एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे जब वॉइड क्रिएट हो गए तो वहां पे खाली स्पेस, अब जैसे लोड लगेगा तो वो खाली स्पेस एक दूसरे के करीब आएगा, मतलब चूर हो जाएगा ना, उसके अगल बगल वाला मटेरियल क्रश होने लगेगी। क्यों? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। फिर समझ गए बात को। तो ये चीज होने लगेगा सेग्रीगेशन के कारण, क्योंकि नीचे एग्रीगेट सारे बैठ गए, ऊपर क्या है आपके पेस्ट वगैरह सिंपली रह गए, तो उसका स्ट्रेंथ तो वैसे ही कमजोर होगा, कम होगा। क्योंकि मेन जो बेसिक स्ट्रेंथ मिलता है वो एग्रीगेट से मिलता है, कोर्स एग्रीगेट से मिलता है मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो सीमेंट वगैरह होती है, इसका रोल क्या है, इट इज जस्ट ए बाइंडिंग मटेरियल जो इन एग्रीगेट्स को एक साथ बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। और मेन जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है वो कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट से मिलती है।
है कि नहीं। तो जब वॉइड वगैरह क्रिएट हो जाएगा, एग्रीगेट एक तरफ हो गया, तो स्ट्रेंथ आपका अल्टीमेटली रेड्यूस हो जाएगा एंड दिस इज नॉट गुड फॉर कॉन्क्रीट, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर कॉन्क्रीट। तो टॉपिक डालिए इफेक्ट्स इन कॉन्क्रीट, फ्रेश कॉन्क्रीट, इसमें लिखिए पहला पॉइंट सेग्रीगेशन, और यहां तक आप लिख लीजिए इट इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड ड्यू टू सेग्रीगेशन void will generate inside the placed concrete and is harmful to concrete, reduces strength of concrete, reduces strength of concrete। ठीक है, तो यहां पे आप एक फोटो को देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सेग्रीगेशन होता है तो उस कंक्रीट को जब आप प्लेस करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कंक्रीट है जिसमें सेग्रीगेशन हो सकता है ना, होने की पॉसिबिलिटी है, और उस कंक्रीट को यूज करके आपने कोई कास्टिंग कर दिया, ठीक है, कोई ढांचा में कंक्रीट डाल के बढ़िया कॉम्पैक्शन वगैरह करके कास्टिंग कर दिया है, तो सेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है एग्रीगेट, एग्रीगेट केवल दिख रहा है, सीमेंट पेस्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि एग्रीगेट एग्रीगेट एक तरफ हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। ये पूरा एग्रीगेट एग्रीगेट नीचे बैठ गया, ऊपर ऊपर उठ गया सीमेंट पेस्ट, ये चीज होती है सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे देखो हनी कम्बिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है क्या, हनी कम, तो ड्यू टू सेग्रीगेशन हनी कम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे हैं सेग्रीगेशन का मतलब हम देख रहे हैं, तो इसके काउजेस क्या क्या होंगे, कुछ कारण तो होगा जिसके कारण ये सेग्रीगेशन हो रही होगी। तो ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये सेग्रीगेशन हो रही होगी, तो इसमें से सबसे पहला जो रीजन आपका इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, आपने मिक्स डिजाइन अच्छे ढंग से किया नहीं है। मिक्स डिजाइन को अच्छे ढंग से नहीं करने का क्या मतलब है, हो सकता है आपने ये किया कि कोर सेग्रीगेट की जो प्रोपोर्शन है वो आपने बहुत ज्यादा ले लिया, कोर सेग्रीगेट ज्यादा ले लिया तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा, या फिर आपने बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट ले लिया, मान लो मतलब ये सोचा कि वर्केबिलिटी वगैरह बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इस चक्कर में आपने वाटर कंटेंट को ज्यादा ले लिया। वाटर कंटेंट को ज्यादा ले लेने के कारण जो सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट वगैरह ये अच्छा स्लरी नहीं बना पाया। अच्छा स्लरी अगर नहीं बना पाएगा तो आप देखे होंगे, है ना, मतलब ऐसा कंक्रीट के केस में पानी बह के निकल जाता है, पानी बह के निकल जाएगा तो फिर वो अल्टीमेटली एक मतलब हार्श मिक्स जैसा हो जाएगा, पानी ज्यादा का ज्यादा मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा पानी आपने दिया वो पानी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, है ना, तो फिर उस वाले कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने की चांसेस होगी इस तरह से, मतलब आपका जो ये पूरा मिक्स है ये एक अच्छा स्लरी नहीं बना पाएगा, समझ गए। तो ऐसे केसेस में फिर आपको सेग्रीगेशन होने का चांसेस मिलेगा, तो ये बात को ध्यान रखना, ये सब पॉइंट आपको एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। एग्रीगेट कंटेंट इज टेकन मोर, है ना, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन का ये सब मतलब है, एग्रीगेट कंटेंट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट द एग्रीगेट इज नॉट एबल टू मेक ए गुड स्लरी विद द पेस्ट एंड कॉमा देन सेग्रीगेशन विल अकर, राइट डाउन दिस 2 पॉइंट्स। ये तो हुआ एक पॉइंट पहला, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन के अंदर हमने कुछ कुछ बातें देखें। सेकेंड काउज क्या हो सकता है, सोचिए सेकेंड काउज क्या होगा, अगर आपने ओवर कॉम्पैक्शन कर दिया, अच्छा कॉम्पैक्शन से पहले भी सोचो, ये जो मिक्स बनाओगे इसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएंगे, तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को भी ज्यादा कर रहे हैं ना, ओवर ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देन ऑल्सो देयर विल बी चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, सारा कोड कहता है, सब बात कोड कहता है। ओवर ट्रांसपोर्टेशन, ओवर मिक्सिंग, मिक्सिंग भी अगर ज्यादा कर देंगे तो भी सेग्रीगेशन का चांस होगा, ओवर कॉम्पैक्शन तो भी सेग्रीगेशन का चांस होगा, समझ रहे हैं। या फिर हाइट ऑफ ड्रॉप जो है, मतलब आप देखे होंगे जब हम कंक्रीटिंग वगैरह करते हैं तो मिलर वगैरह आती है, कोई एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करती है आपका कंक्रीट नीचे, है ना, तो हाइट ऑफ ड्रॉप अगर आपका है ज्यादा तो ऐसे केसेस में भी सेग्रीगेशन हो सकता है। तो हाइट ऑफ ड्रॉप के कारण सेग्रीगेशन ना हो इसलिए हाइट ऑफ ड्रॉप को लिमिट किया है कोड ने 1.5 तक, 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट से आप कंक्रीट को ड्रॉप नहीं कर सकते फॉर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट, अगर आप करेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे, रेमेडी में लिखेंगे,
अभी काउजेस को सुनिए। तो दीज आर सम काउजेस, समझ गए क्या बोला मैंने? ओवर मिक्सिंग, ओवर ट्रांसपोर्टेशन, ओवर कॉम्पैक्शन। अति कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये तीनों अति हो गया, सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग कास्टिंग इज मोर, तो भी सेग्रीगेशन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है जो हम सोच पाएंगे? यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है, एग्रीगेट आपका नीचे सेट हो रहा है, सेटल हो रहा है। तो एग्रीगेट नीचे अगर सेटल हो रहा है तो इसके पीछे जो एक रीजन मैं सोच पा रहा हूँ वो ये सोच पा रहा हूँ कि एग्रीगेट की साइज है बड़ी, ये भी हो सकती है उसकी वेट ज्यादा है इसलिए वो सेट हो जा रहा है। मतलब एग्रीगेट का बड़ा बड़ा साइज अगर आपने ले लिया है मिक्स डिजाइन में, देन ऑल्सो सेग्रीगेशन विल ऑकर। ओवर मिक्सिंग, जो हमने बोला कि ओवर मिक्सिंग करेंगे तो सेग्रीगेशन होता है, वो क्यों होता है? ये सारे लॉजिक सुनिए, ये सारे लॉजिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज ड्यू टू ओवर मिक्सिंग, ज्यादा मिक्स कर दिया, पानी निकल गया, खत्म, अब बढ़िया स्लरी नहीं बन रहा है। तो पानी जब ज्यादा निकल जाएगा, ओवर मिक्सिंग कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। वर्केबिलिटी हो जाएगी कम, तो आपका सेग्रीगेशन फिर होने का चांसेस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेग्रीगेशन हो सकता है ऐसे कंडीशंस में। अब आपको होगा कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन होगा? जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, ओवर मिक्सिंग के कारण वर्केबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जा रही है, मतलब पानी कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर जा रहा है और एक अच्छा स्लरी वगैरह नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से जब उसको हम प्लेस करेंगे तो वो कंपैक्शन वगैरह करेंगे बाद में, तो वो सेग्रीगेशन होने की उसमें चांसेस होगी ऐसे कंडीशंस में। ऊपर मैंने लिखवाया क्या था, ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट भी आपका सेग्रीगेशन है। वो कैसे है? एक्चुअली क्या है, जब आप पानी ज्यादा ले लोगे, सोचो ना, मतलब ऐसा सोचो कि यहाँ पे सीमेंट सीमेंट और पानी का एक पेस्ट समझो, वो ज्यादा गीला है, वो बहुत ज्यादा गीला है, उसमें तुम गिट्टी को डालो, उसमें आप किसको डालोगे? गिट्टी को डालो, तो गिट्टी नीचे नहीं डूब जाएगा? जैसा पानी में बिहेवियर होता है, स्टोन को डाल देंगे तो नीचे चला जाएगा ना, तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ज्यादा वाटर डालने के कारण भी होगा और वर्केबिलिटी कम हो जाने के कारण भी सेग्रीगेशन होगा। क्लियर है? इन पॉइंट्स को हम लिखेंगे, ये सारे बात आप ध्यान में रखिएगा। पर्सपेक्टिव अलग अलग है यहाँ पे, जो हमने ओवर मिक्सिंग बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ वर्केबिलिटी बात कर रहे हैं, वर्केबिलिटी कम हो जाने के कारण सेग्रीगेशन हो रही है यहाँ। और वर्केबिलिटी कम मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छे से उसको इजीली हम कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सेग्रीगेशन होगा, अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं हो पा रहा है, वर्केबिलिटी कम होने का यही मतलब है। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वर्केबिलिटी डिफाइंड है। वहां पे ज्यादा पानी अगर हो गया तो समझिए ज्यादा पानी है, उसमें एग्रीगेट सेटल कर जाएगा नीचे, तो एग्रीगेट एग्रीगेट नीचे रह गया और ऊपर आपकी पेस्ट और वाटर की एक मिक्सचर रहेगी बस। तो दैट इज योर सेग्रीगेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, लॉजिक लगा लोगे। ओके, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो पॉइंट 1 लिख लिया, पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 वही है जो हमने वहां पे लिखवा दिया। यहाँ पे जो ये जो पॉइंट 1 है ये दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर डिजाइन मिक्स डिजाइन, ये आपने लिख लिया पहले ही, ठीक है, याद करो, लिखवा दिए थे। पॉइंट 2 से लिखना चालू करिए। सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ लार्ज साइज एग्रीगेट, वेट ज्यादा ड्यू टू हाई वेट ऑफ एग्रीगेट सेग्रीगेशन अकर। थर्ड पॉइंट, ओवर मिक्सिंग, ज्यादा मिक्स कर दिया आपने, ओवर मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, कॉमा, लीड टू रिडक्शन ऑफ वर्केबिलिटी, कॉमा, देन सेग्रीगेशन अकर। फोर्थ, ओवर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी आपने ज्यादा कर दिया तो भी सेग्रीगेशन हो सकता है। ड्रॉपिंग फॉर हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से आप कंक्रीट को ड्रॉप कर रहे हैं तो भी सेग्रीगेशन हो सकता है। अच्छा देखो, मान लो यहाँ पे नाली है, ठीक है, यहाँ पे नाली है, नाली में हमको कंक्रीट राफ्ट बनानी है। राफ्ट मतलब होता है स्लैब, समझ गए? राफ्ट जो नाली का जो फ्लोर होता है, बेस होता है, उसमें जो कंक्रीटिंग डालते हैं ना ड्रेन्स में, उसे कहते हैं राफ्ट। ठीक है, स्लैब जैसा होता है, रिइंफोर्स्ड होता है, वो आरसीसी होती है, मतलब स्टील भी लगा हुआ रहता है अंदर में। तो मान लो उसमें कंक्रीटिंग करना है और यहाँ पे कोई अर्दन एम्बैंकमेंट है, ठीक है, अर्दन एम्बैंकमेंट है, और ये जो अर्दन एम्बैंकमेंट है ये ऊंचा है काफी, तो यहाँ तक कंक्रीट पहुंचाने के लिए गाड़ी, जो आपका मिलर होगा, मिलर मतलब एक बहुत बड़ा टंकी होता है जिसमें कंक्रीट लेके आता है गाड़ी, मिलर आपने देखा होगा, मिलर यहाँ पे खड़ा होगा आके,
फिर इस मिलर का एग्जिट से, जहां से कंक्रीट निकलती है ड्रम के पीछे से, यहां से कंक्रीट निकलने का रहता है, एग्जिट रहता है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक इस तरह का टीना वगैरह लगाते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं च्यूत, च्यूत, है ना। ये टीना वगैरह लगाते हैं, च्यूत लगाते हैं, और इसके थ्रू से कंक्रीट को, ये च्यूत के थ्रू से कंक्रीट इस मोल्ड में आ गिरेगी, जहां पे हमको कंक्रीट को प्लेस करना है वहां पे आके गिरेगी। यही है हाइट, मतलब ये तो ये च्यूत के थ्रू से आके गिर रही है, ये च्यूत के थ्रू से आके गिर रही है, हम च्यूत को डायरेक्ट यहां तक लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हाइट ऑफ ड्रॉपिंग हाइट का बात कर रहा है, मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी का, ये गाड़ी का पीछे कंक्रीट, आपने चूत वगैरह कुछ नहीं लगाया और सीधा 1.5 मीटर हाइट पे आप ड्रॉप कर दे रहे हो, उससे ज्यादा हाइट पे आप ड्रॉप कर दे रहे हैं, मतलब कंक्रीट का सीधा फॉल, कोई सपोर्ट नहीं है उसके नीचे। दिस इज योर हाइट ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे वो हाइट ऑफ ड्रॉप का बात किया जा रहा है, इसमें क्लियर रहना, च्यूत के थ्रू से फ्लो होते हुए जो आ रही है वो नहीं। क्लियर है? ओके, व्हाट इज दिस हाइट ऑफ ड्रॉप? ये इसका रेमेडी है, आगे चल के मैं बताऊंगा। कोडल प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, कोडल प्रोविजन नंबर, मतलब क्लाउज नंबर 13.6 याद है हमको, क्लाउज नंबर भी याद है। क्लाउज नंबर 13.6 कहता है कि टू अवॉइड सेग्रीगेशन द हाइट ऑफ ड्रॉप, हाइट ऑफ फॉल, इसको हाइट ऑफ फॉल के नाम से भी कभी कभी जानते हैं, मस्ट बी लेस देन 1.5 मीटर। समझ गए? ठीक है, तो ये सारे ड्रॉपिंग हाइट, ये सारे काउजेस हैं, लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे रेमेडी, इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो जो रेमेडीज है वो कुछ ऐसे हैं। हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो एग्रीगेट है उसका साइज को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि साइज ज्यादा हो जाने के कारण ओवरवेट हो जा रहा था, उस कारण से सेग्रीगेशन हो रही थी, क्योंकि एग्रीगेट नीचे हो जा रहा था सेटल। नेक्स्ट, प्रॉपर मिक्स डिजाइन हम करेंगे तो हम सेग्रीगेशन से बच सकते हैं, प्रॉपर मिक्स डिजाइन। तीसरा, देखो हम वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एडमिक्सचर, वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एडमिक्सचर। ठीक है, इसलिए हमको वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, जहां पे रिक्वायर्ड होगी ऐसा कि आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है, जैसे पंपिंग वगैरह के केस में हमें हाईली वर्केबल कंक्रीट चाहिए होती है। इन केस ऑफ पंपिंग, तो मैं फील्ड में हूँ, है ना, फील्ड में हूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के आदमी कभी कभी, कि जहाँ पे हमको कंक्रीट का पंपिंग करना होता है, एडमिक्सचर नहीं मिलाते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर नहीं मिलाते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा एडमिक्सचर मिलाएंगे, ज्यादा पानी मिला देंगे। घाटा उन्हीं को है, घाटा उन्हीं को क्या हो रहा है, लेकिन वो घाटा वो सह लेते हैं। घाटा उनको क्या होता है, जो पंप पाइप है ना, उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है, मतलब जो कंक्रीट का पाइप है जिसके थ्रू से पंपिंग किया जा रहा है, उसके अंदर हो गया सेग्रीगेशन, जिस कारण से क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाने के कारण गिट्टी गिट्टी एक जगह रह गया ना जी, अंदर पाइप के अंदर, पाइप के अंदर गिट्टी गिट्टी फंस जाता है, क्लॉग, पाइप हो गया आपका जाम, पाइप के थ्रू से अब कंक्रीट का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो फिर क्या करना होता है, पूरा वो जो पंपिंग यूनिट है वहां से सारे पाइप्स को खोलते हैं, सारे पाइप्स को खोलने के बाद सारे पाइप्स को क्लीन किया जाता है, फिर उसमें लगाया जाता है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस में यकीन मानो 45 मिनट्स तो जाएगा जाएगा, केवल ये पाइप को खोलने लगाने में। अगर पाइप का लेंथ ज्यादा, आपने ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस को कनेक्ट कर दिया है तो मिनिमम उतना टाइम तो जाएगा जाएगा। बहुत पागल हो गया था मैं, एक दिन मेरा नाइट ड्यूटी पड़ा था और रात भर में, यकीन नहीं मानेंगे, कंक्रीटिंग कुछ नहीं हुआ। कंक्रीटिंग अधिक से अधिक हमने 200-250 MQ तक करवाया होगा, 200, हाँ 250 MQ करवाया होगा, बस उससे ज्यादा नहीं हुआ था। और मालूम है उस क्यों हुआ, क्यों ये 250 MQ हुआ, 500-600 MQ हम कर सकते थे, है ना, ज्यादा भी कर सकते थे, अगर हाईली अच्छा वर्केबल कंक्रीट होता, PM से आता, पंपिंग करते, फटाफट फ्लो हो रहा है, जहां डालना वहां डाल रहा है। लेकिन बार बार वो पाइप क्लॉग हो जाने के कारण, बार बार वो पाइप जाम हो जाने के कारण, क्योंकि अंदर हो गई होगी सेग्रीगेशन, क्योंकि उन्होंने पानी ज्यादा मिला दिया था, एडमिक्सचर कम मिला के वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए पानी ज्यादा मिला के लेते आए, तो जिस कारण से वो एक बढ़िया स्लरी नहीं बना पाया। प्लस वो पहाड़ के ऊपर से ऐसे आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन, तो उस दौरान ड्रम वगैरह भी रोटेट कर रही थी, ओवर मिक्सिंग वगैरह भी कभी कभी हो जाती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने देखे, मतलब अल्टीमेटली सेग्रीगेशन होता था अंदर। समझ गए बात को? और 5-6 बार पाइप, जो पूरा का पूरा पाइप सिस्टम है पंप का, ओपन किया गया, फिर से फिट किया गया, ओपन किया गया, फिट किया गया, 200-250 MQ बस उतना ही हो पाया था। अच्छा बात नहीं था। तो ये सब चीज होता है, ठीक है।
थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया। तो ध्यान रखना एडमिक्सचर मिलाए ताकि वर्केबिलिटी, एयर एंट्रेनर ये जो है ना, दिस एडमिक्सचर इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू एनहांस द वर्केबिलिटी, है कि नहीं। एडमिक्सचर का टॉपिक हो गया, आपको मालूम है। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करना, एंड ओवर कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो अवॉइडेड। नेक्स्ट, क्लाउज नंबर 13.2, 13.2 है या 13.6 है, चेक करना होगा। मेरे को ध्यान में 13.6, चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है 13.2, तो अभी रहने तो एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा है 13.6। नोट क्लाउज नंबर 13.2 ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल, फ्री फॉल, चूत वूत कोई नहीं, कोई सपोर्ट में नहीं है भी, मतलब कंक्रीट को फ्री फॉल हो रही है कंक्रीट की, ऑफ कंक्रीट टू अवॉइड सेग्रीगेशन में बी टेकन एज 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री फॉल। एसएससी में 100 बार पूछा है। कभी कभी एसएससी में ये ऑप्शन गलत दे देते हैं, वो दे देते हैं 1.2 मीटर, ठीक है, ये दे देंगे 1.2 मीटर, या फिर वो दे देंगे 1 मीटर, ऐसा। और इन्हीं में से कोई आंसर को वो करेक्ट एज्यूम करके रखते हैं, तो एकदम गलत। वी कैन चैलेंज इट 100%। हमारा आंसर है 1.5 मीटर, ये हमें कोड कहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेग्रीगेशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट के ऊपर, जो कि है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग, ये भी सेग्रीगेशन से ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी आपका क्या होता है, एग्रीगेट नीचे ही चला जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली हम ऐसा नहीं कहते कि एग्रीगेट कंप्लीटली नीचे चला गया। यहाँ पे हम ब्लीडिंग के केस में दूसरे तरीके से, कहने का तरीका हमारा दूसरा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्लीडिंग क्या होती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, इट इज ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इसे समझिएगा, इसमें होता क्या है, जब आपने मिक्स को फ्रेशली प्रिपेयर किया है, मतलब अभी ताजा ताजा कंक्रीट मिक्सिंग प्रिपेयर किया ही किया है, और जो भी आपका मोल्ड वगैरह है, ये आपका मोल्ड है, और इस मोल्ड में आपको कंक्रीट को प्लेस करना है। आपने प्लेस कर दिया, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट को इसमें प्लेस कर दिया। अब आप क्या देखेंगे, प्लेस करने के बाद जब आप कॉम्पैक्शन करेंगे ना, कॉम्पैक्शन जब करेंगे तो आप देखेंगे ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो है, इंग्रेडिएंट की डेंसिटी अलग अलग है। वाटर की डेंसिटी अलग है, वाटर और सैंड मिल गया और सीमेंट पेस्ट अगर तीनों मिल गया, वो एक कंपोजिट अगर बना रहा है, उसका डेंसिटी अलग है। सैंड की अपने में डेंसिटी अलग है, एग्रीगेट्स की अपने एक डेंसिटी अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग डेंसिटीज के मटेरियल और इनको यूज करके हम एक मिक्स बना रहे हैं, तो कंप्लीट होमोजेनिटी तो वैसे भी अचीव नहीं हो पाती, लेकिन हम एज्यूम करते हैं इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर, एज्यूम करके चीजों को काम करते हैं, मतलब काम करते हैं फॉर एनालिसिस। तो इसलिए ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, चूंकि पानी हल्का है, तो पानी क्या होगा ना, यहाँ पे पानी ऊपर फ्लो हो जाती है, पानी ऊपर आने लगती है। जब आप कॉम्पैक्ट करोगे तो ऊपर पानी आने लगेगी और नीचे एग्रीगेट वगैरह नीचे बैठ जाएंगे, मतलब सेग्रीगेशन जैसा ही है। पानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, एग्रीगेट वगैरह नीचे नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जब पानी ऊपर आएगा तो अपने साथ क्या, एक चैनल बनाएगा, देखो तभी तो पानी ऊपर आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, ये पानी अपने साथ सीमेंट पेस्ट को भी लेके आ जाती है। पानी क्या करती है, अपने साथ सीमेंट पेस्ट को भी लेके आ जाती है। तो पानी अपने साथ सीमेंट पेस्ट को जब लेके आ गई, तो ऊपर वाले लेयर में यहाँ पे पानी और सीमेंट पेस्ट एक पतला सा लेयर बना देता है। पानी और सीमेंट मिला के एक पतला सा लेयर बना देता है, उसको हम कहते हैं लाइटेंस। इसको हम कहते हैं लाइटेंस, आपने नाम सुना होगा, यही चीज होती है लाइटेंस। ये होता है ड्यू टू ब्लीडिंग एक्शन। ब्लीडिंग मतलब जैसे खून निकलना है ना, उसी तरह सीमेंट से पानी का बाहर निकलना, मतलब सॉरी कंक्रीट से पानी का बाहर निकलना। ये किसमें हो रहा है, कंक्रीट में। और कभी कभी वो जब पानी बाहर निकलती है तो अपने साथ वो चैनल वगैरह बनाती है और नीचे से सीमेंट को भी अपने साथ लेके आ जाती है, और ऊपर में ये हो जाता है जमा, और वाटर तो वहां से हो जाएगा इवापोरेट, वाटर हो जाएगा इवापोरेट। तो ये पतला सा लेयर आपका केवल सीमेंट का बचेगा, विच इज योर लाइटेस्ट, और जो कि होती कमजोर, वीक, एंड इट इज नॉट वेरी गुड फॉर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये क्या कर रहा है, जो टॉप सरफेस है किसी भी मेंबर का, जो भी मेंबर इसमें आपने कास्टिंग किया होगा, चाहे बीम या फिर जो भी कास्टिंग किया होगा, इसके टॉप सरफेस पे सोचिए आके एक पतला कोई थिन सीमेंट का लेयर जम गया है, जो कि कमजोर, वीक इन नेचर।
तो ये जो टॉप सरफेस होती है किसी भी मेंबर की, ये लोड को बियर करता है, तो इसका जो बियरिंग सरफेस है वो कमजोर हो जाती है। सो इट इज नॉट गुड फॉर स्ट्रक्चर, सो इट शुड बी रिमूव्ड। दिस कंप्लीट एक्शन इज योर ब्लीडिंग। सो एसएससी वगैरह में, एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज ब्लीडिंग, तो यहाँ पे बोलेंगे स्टेटमेंट कि इन ब्लीडिंग, मतलब ये भी एक तरह का सेग्रीगेशन है, कुछ चीज किसी चीज से सेपरेट हो रहा है एक मिक्स के अंदर। वहां पे हम बोलते हैं एग्रीगेट सेपरेट हो जा रहा है पूरे मिक्स से, यहाँ पर हम बोलते हैं पानी या फिर पानी के साथ सीमेंट दोनों मिक्स होकर सेपरेट हो जा रहा है पूरे के पूरे मिक्स से। ये चीज है, ये डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन में। ब्लीडिंग तभी होगा जब आप फ्रेश कंक्रीट को प्लेस करेंगे और कॉम्पैक्शन करेंगे, उसी वक्त ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। वाइल मिक्सिंग, वाइल ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन जो हमने पहले देखा था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे क्वेश्चंस तो आपको ये स्टेटमेंट्स दिख जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली टिक लगाना है, ठीक है। बाकी दोनों एक जनरल टर्म के अंदर अगर लेके चले, तो एक जनरल टर्म अगर सेग्रीगेशन को कंसिडर करें तो मतलब क्या होता है, किसी भी मिक्स में, कंक्रीट एक मिक्स है, इसमें से पूरे मिक्स से किसी मटेरियल का सेपरेट होना, तो उस चीज का सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे पानी या फिर पानी के साथ सीमेंट पेस्ट दोनों अलग हो जा रहे हैं पूरे कंक्रीट मिक्स से। समझ रहे हो बात को? तो पढ़ो। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, कमिंग आउट ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट या फिर कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्टिंग नहीं, कॉम्पैक्शन लिखिए, TION, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। ड्यू टू दिस along with water, वाटर के साथ सीमेंट विल ऑल्सो कम टुवर्ड्स द सरफेस एंड आफ्टर सेटिंग, सेट होने के बाद जब वाटर हो गई इवापोरेट, सीमेंट हो जाएगा सेट, ए थिन लेयर ऑफ सीमेंट इज फाउंड ऑन surface of concrete that is called as lightenance, which is not good for concrete and it is to be removed. ये अच्छी नहीं है कंक्रीट के लिए, क्योंकि लोड बियरिंग सरफेस जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ को ये कम कर देता है। हम जो लोडिंग वगैरह लगाएंगे, लोडिंग वगैरह तो यहीं पे एक्ट कर रहा होगा, इसी सरफेस के थ्रू से एक्ट कर रहा होगा, तो वो सरफेस, टॉप सरफेस ही है कमजोर। तो ब्लीडिंग हो जाने के बाद आपको कैसा दिखेगा, देखिए। मान लो किसी कंक्रीट में ब्लीडिंग हो गया था ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ दैट, तो उसके बाद आपको जो सरफेस दिखेगा, लाइटेंस वाला सरफेस, ये इस तरह से ये उधड़ जाएगी पपड़ी जैसा, क्योंकि ये कमजोर है। दिस इज वीक लेयर है ना, ये केवल सीमेंट का लेयर है, और इससे पानी हो गया इवापोरेट। ये केवल सीमेंट का एक पर्टिकुलर थिकनेस का दिख रहा है, एक पर्टिकुलर थिकनेस का लेयर ऊपर में आके जम गई थी, पपड़ी, माड़ के ऊपर जैसे छाली नहीं जम जाता उसका, उस जैसा कुछ। समझ रहे हो? तो ये लाइटेंस है, लाइटेंस का, और लाइटेंस हो रहा है रिमूव। यहाँ पे सूख जाने के बाद वो भी झड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ कमजोर है, तो उसमें भी वो भी झड़ेगी। तो ये होती क्यों है? ये होती है टू वेट कंक्रीट में। टू वेट कंक्रीट अगर है तो ये होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा ये क्वेश्चन में ही था, एसएससी का क्वेश्चन ही है। इफ कंक्रीट इज टू वेट तो क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ रिडक्शन, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, सब हो सकता है। ये ऑप्शन थे, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन हमने करवाया भी होगा, और ये क्वेश्चन सेम आया भी था। तो ज्यादा अगर वाटर कंटेंट है, टू वेट मतलब पानी अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया, जनरली ये देखा गया है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा अधिक रूप से देखने को मिलेगा इफ योर वाटर बाय सीमेंट रेशियो एक्सीड्स 0.6। इससे ज्यादा अगर पानी आपने डाल दिया तो ब्लीडिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और कब ये ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा? मान लो जो आपने कंक्रीट बनाया है उसमें फाइन की कंटेंट, फाइन कंटेंट इज लेस, फाइन कंटेंट इज लेस। फाइन कंटेंट लेस होने का क्या मतलब है? फाइन मतलब कि जैसे आपका सीमेंट फाइन है, या फिर फ्लाई एश वगैरह मिलाते हैं। फ्लाई एश वगैरह क्या होती है? ये होती है मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर का जो मेन काम होता है, इट इज टू एनहांस द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। एडमिक्सचर केमिकल होता है, मिनरल होता है, दो अलग अलग तरह का जनरल क्लासिफिकेशन है एडमिक्सचर का। केमिकल एडमिक्सचर ये खास करके यूज हम करते हैं, अलग अलग तरह की चीज होता है, जैसे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये सब चीज होता है केमिकल एडमिक्सचर में। लेकिन मिनरल एडमिक्सचर जो होता है, जैसे फ्लाई एश, सिलिका फोम, इन सब चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं टू एनहांस द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी
जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ से, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से सुन के ध्यान रखिए, कंसेप्ट यही होती है लर्निंग वाली पार्ट। तो फाइन कंटेंट, फाइन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर मान लीजिए आपने कंक्रीट बनाते वक्त ज्यादा पानी डाल भी दिया तो वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लीडिंग वाली चीज होती नहीं जब आप कॉम्पैक्शन करते उस कंक्रीट को प्लेस करने के बाद, तो क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रहती है फाइन्स के अंदर। तो फाइन की कंटेंट हुई होगी कम, जैसे फाइन सैंड की कंटेंट कम होगी, या फिर फ्लाई एश वगैरह आपने उतना अच्छे से मिनरल एडमिक्सचर वगैरह आपने यूज नहीं किया होगा, तो ये एक रीजन है। नेक्स्ट मैंने बोला ये कब होती है, जब आप प्लेस करके कॉम्पैक्शन करेंगे। तो ओवर कॉम्पैक्शन भी कर देंगे तो भी देखिए ब्लीडिंग वाला होगा, एक्शन होगा, ऊपर एक क्रीम लेयर जमा हो जाएगा, वही तो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज होगी ड्यू टू ओवर कॉम्पैक्शन। या फिर आपने मिक्स डिजाइन को ही इम्प्रॉपर वे में मिक्स डिजाइन किया है, मतलब वाटर कंटेंट वगैरह बहुत कुछ ले लिया, ज्यादा ले लिया, डेंसिटी वेरिएशन ज्यादा आ गया, मतलब डिजाइन ही अच्छे से नहीं किया, कंक्रीट का मिक्स डिजाइन ही अच्छे से नहीं किया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिस कारण से ये ब्लीडिंग की फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो ये सारे क्या डिस्कस किया हमने, काउजेस कि कौन कौन से रीजंस हैं जिस कारण से ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो काउजेस ऑफ ब्लीडिंग, एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, दैट इज वाटर बाय सीमेंट रेशियो इफ ग्रेटर देन 0.6, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इज मोर, लेस फाइन इन द मिक्स, जैसा कि सैंड, सीमेंट, ये सब जो है, फ्लाई एश वगैरह एक्सेट्रा, सिलिका फ्यूम, ठीक है, ये जो फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम वगैरह है, इसे हम कहते हैं एमए, मिनरल एडमिक्सचर, लेस फाइन इन द मिक्स। अगर ये लेस फाइन्स है तो फाइन्स का एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फाइन हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर, लेस फाइन है तो वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो वाटर अगर ज्यादा हो गई मिक्स के अंदर तो ब्लीडिंग हो जाएगी जब आप प्लेस करके कॉम्पैक्शन करेंगे। तो इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, ठीक है, या फिर ओवर कॉम्पैक्शन लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है। सो दीज आर दी काउजेस। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रहा है इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, एक ये फैक्टर आ रही है, ये जो टर्म आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डिजाइन को मिक्स कर, मतलब जो मिक्स करेंगे हम उसे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा मिक्स एक डिजाइन कर रहे हैं तो इसके कारण बहुत सारी चीजें आपकी, मतलब बहुत तरह का फेलियर्स आपका बच सकता है, जैसे कि सेग्रीगेशन से बच सकता है, वर्केबिलिटी अच्छी होगी, है ना, अच्छा मिक्स डिजाइन का, फिर उसका ब्लीडिंग नहीं होगा, उसमें श्रिंकेज वगैरह उतना अच्छे से, मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा अगर आपने अच्छे तरीके से मिक्स को डिजाइन कर रखा है। तो मिक्स को अच्छे तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है, इसलिए तो हम डिजाइन मिक्स पढ़ते हैं, है ना। मिक्स डिजाइन हम पढ़ते हैं, उसके लिए हम जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे हमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं। ओके, तो प्रॉपर मिक्स डिजाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये वाला स्टेटमेंट आपको दिखेगा, प्रॉपर मिक्स डिजाइन। तो आप जैसे सेग्रीगेशन में दिखा, ब्लीडिंग में दिखा, ये दिखा, श्रिंकेज वगैरह में दिखेगा, वर्केबिलिटी वगैरह में दिखेगा, तो टिक लगा दीजिएगा, हाँ वो स्टेटमेंट ट्रू है, प्रॉपर मिक्स डिजाइन होना चाहिए इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मतलब रेमेडी हो गया ये एक तरह का। अब इनका इफेक्ट्स क्या है, ब्लीडिंग का इफेक्ट क्या क्या है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ब्लीडिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग परमिएबिलिटी। अब ये कैसे हो गया, अभी याद करो, ब्लीडिंग जब हो रही थी कंक्रीट के अंदर तो वाटर तो फ्लो करके ऊपर जा रहा था, तो ये वाटर चैनल्स बनाया हुआ, फिर वाटर बाद में इवापोरेट कर गया, तो वो चैनल्स तो एज इट इज रह गए, तो कंक्रीट हो गया पोरस, कंक्रीट पोरस भी हो गया क्योंकि वो वॉइड्स हो गए, वहां पे वाटर वॉइड्स आ गए, है ना, तो वो वीक भी हो जाएगा, और वो वाटर जब इवापोरेट कर गया तो उसकी परमेबिलिटी अब उस कंक्रीट की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पोर्स वहां पे ज्यादा जनरेट हो गया, वो कंक्रीट हो गया परवियस। तो ये चीज होती है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग परमिएबिलिटी ब्लीडिंग। तो ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्लीडिंग के कारण परमिएबिलिटी हो सकती है, कंक्रीट कैन बिकम मोर परमिएबल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के आपको दे सकते हैं। एज ड्यू टू अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इट क्रिएट्स वाटर चैनल विद इन कंक्रीट मास, रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वाटर अक्यूमुलेटेड। अब एक चीज देखो, एक चीज और देखिए, मैंने बोला था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंक्रीट में मिलती है, ये एग्रीगेट टू एग्रीगेट जब कांटेक्ट में आते हैं तब जाके कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह ऐसे स्ट्रेंथ देखने को मिलता है ऐसा। लेकिन मान लो जब ब्लीडिंग हुआ था, ब्लीडिंग होने के कारण वाटर ऊपर सरफेस पे आई, यहाँ पे कहीं पे जमा हो गई, यहाँ पे कहीं पे जमा हो गई, यहाँ पे वाटर जमा हो गई, तो वाटर जमा हो गई मतलब
वहां पे सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ओनली वाटर जमा हो गया था। बाद में तो ये वाटर तो इवेपोरेट कर जाएगा। जब ये वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो वो स्पेस एकदम खाली, उस स्पेस में कुछ भी नहीं है, सीमेंट पेस्ट थोड़ा सा भी नहीं है, तो इंटरनल एक वॉइड क्रिएट होगा। तो इस तरह से वाटर वॉइड्स क्रिएट होंगे। अब ये वाटर वॉइड्स क्या कर रहा है, एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच का जो बॉन्डिंग था उसे कम कर रहा है। सिमिलरली ये अगर रीइंफोर्समेंट के नीचे जमा हो गए होंगे तो फिर बाद में इवेपोरेट कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहां से, तो रीइंफोर्समेंट और उसके बगल के कंक्रीट के बीच में बॉन्ड कम कर रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करने में ज्यादा फिर मतलब इसका एक रोल हो जाता है, बॉन्डिंग कम करता है ये, एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच का बॉन्डिंग कम कर देगा, फिर रिइंफोर्समेंट एंड उसके अगल बगल के कंक्रीट के बीच का बॉन्डिंग ये कम कर देगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वाटर बिलो द रिइंफोर्समेंट या फिर एग्रीगेट के अगल बगल वाटर का जमा होने के कारण, क्योंकि बाद में तो वो पानी रिमूव होना ही होना है, पानी तो ऐसा नहीं हमेशा रहना है उसमें। तो पढ़िए, इफ वाटर एक्युमुलेटेड बिलो और नियर बाय रिइंफोर्समेंट एंड लेटर गेट इवापोरेटेड देन इट क्रिएट ए वॉइड, ये एक वॉइड को क्रिएट कर देगा विच reduces bond between reinforcement and the concrete ultimately lead to strength reduction। इस कारण से क्या होगा, स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलेगा। यही चीज है, बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है मतलब वहां पे वॉइड आ गया है, पोरस हो जा रहा है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्ट्रेंथ रिडक्शन होगा ही होगा ऑफ द एंटायर कॉन्क्रीट मास, स्ट्रेंथ रिडक्शन ऑफ द एंटायर कॉन्क्रीट मास। नेक्स्ट, इट ऑल्सो reduces bond between aggregate and cement paste, समझा दिया। नेक्स्ट, accumulation of water at the top surface leads to delayed surface finish, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे ज्यादा पानी ऊपर टॉप पे आ गया तो सूखेगा भी तो धीरे 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 धीरे, तो सरफेस भी बहुत लेट में फिनिश होगी, मतलब ज्यादा गीला है तो उस पर अच्छे से फिनिशिंग नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको इवापोरेट करने में भी टाइम लगेगा, तो डिलेड सरफेस फिनिश, ब्लीडिंग के कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग कभी कभी हेल्पफुल भी होता है, कभी कभी हेल्पफुल भी होता है, जैसे कि इनिशियल शुरुआती स्टार्टिंग के टाइम पे जब आपने प्लेस किया, कॉम्पैक्शन किया, मान लो ब्लीडिंग वगैरह हुआ तो पानी ऊपर आई तो वहां से इवेपोरेट करेगा, तो इवेपोरेट करेगा मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज, जो इनिशियली मतलब श्रिंकेज के कारण जो क्रैक हो सकता था वो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ब्लीडिंग हुई तो पानी ऊपर आई, इवापोरेट की, है ना, तो सरफेस आपका जल्दी ड्राई नहीं हो रहा और वहां पे क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो पानी ऊपर आ रही है लगातार। समझ रहे हो बात को? तो ये कभी कभी किसी केस में हेल्पफुल भी होता है, बट इसको हम उतना कंसिडर करके नहीं चलते हैं, ध्यान रखिएगा बात को। लेकिन ऐसा मान लो ऐसा क्वेश्चन भी आया एग्जाम में तो हाँ, ये बात भी सही है कि ये प्लास्टिक श्रिंकेज को कुछ हद तक कम भी करता है स्टार्टिंग में, इनिशियली, क्योंकि प्लास्टिक श्रिंकेज इनिशियली ही होता है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, इसको बचाएंगे कैसे ब्लीडिंग से कंक्रीट को? रेड्यूस वाटर कंटेंट, ठीक है, प्रॉपर मिक्स डिजाइन, इंक्रीज फाइन कंटेंट, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड वगैरह वगैरह। या पढ़ता हूं मैं, reduce water content of mix by using water reducing admixture like air entrainer, increase देखो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, अभी आप बात करोगे एयर एंट्रेनर क्या करेगा, वर्क एबिलिटी को इंप्रूव करेगा, समझ गए बात को, पानी कम होने के बावजूद वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट अच्छा मिलेगा तो अच्छे से वो कॉम्पैक्ट हो सकता है, तो अच्छे से अगर आप कॉम्पैक्शन कर लेंगे, ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उस कंक्रीट मास का स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलना है बाद में। इंक्रीज फाइन कंटेंट, एग्जांपल एड पोजोलोना दैट इज फ्लाई एश, इसे हम मिनरल एडमिक्सचर भी कहते हैं, मिनरल एडमिक्सचर, ठीक है, ये वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा, सब कुछ कंक्रीट में स्ट्रेंथ वगैरह डेवलप करेगा, तो ये अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करती है, मतलब लॉन्जिटिविटी, कितना लंबा समय तक कंक्रीट आपका टिकेगा। ये सारे जो क्लासेस हो रहे हैं माय डियर, दिस क्लासेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स में भी आप देखेंगे वो लोग पढ़ा देते हैं कुछ ना कुछ, एक पीपीटी पीडीएफ लेके आएंगे, ये हमने प्रॉपरली पूरे एग्जाम एनालिसिस करने के बाद, एग्जाम एसएससी ईएससी सब एग्जाम के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद इन स्टेटमेंट्स को लिखा, और वही चीज आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पढ़ने के बाद जो आप क्वेश्चंस आप जाओगे सॉल्व करने के लिए, यू आर गोइंग टू टिक आउट,
ओके, क्योंकि सारा कुछ मैं यहीं पे आपको शेयर कर दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस भी रियल टाइम में आए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बोलते 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 मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अलग से कोई क्वेश्चन आंसर इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट 100%, डेफिनेटली। सो इम्पोर्टेंट, फोकस, प्रॉपर मिक्स डिजाइन, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड इफ सैंड यूज इज, अच्छा, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड का परसेंटेज बढ़ाइए इफ, अगर सैंड यूज्ड इज मोर कोर्सर इन मिक्स, मतलब ये जो मिक्स डिजाइन आपने किया उसमें अगर ज्यादा कोर्सर सैंड यूज कर लिया है तो थोड़ा फाइन सैंड का परसेंटेज को भी बढ़ाइए। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, इससे रिलेटेड चीजें, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, तो ये स्टेटमेंट भी हमने डाल दिया। तो फाइननेस मॉडुलस ऑफ 2.5 से लेके 2.8 के रेंज में अगर फाइननेस मॉडुलस होगा, ऐसा कोई सैंड यूज करिए, तो ऐसे कंडीशंस में आपका ब्लीडिंग बेटर वे में प्रिवेंट हो सकता है। अगर मिक्स में मैं ऐसा एक फाइन सैंड यूज कर रहा हूं जिसका फाइननेस मॉडुलस इज इन रेंज ऑफ 2.5 to 2.8, देन ब्लीडिंग कैन बी प्रिवेंटेड इन मोर बेटर वे। क्लियर है? सो दीज आर द प्रिवेंशन मेजर ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट, तो ये दो शॉर्ट टर्म डिफेक्ट्स थे जो आपको कंक्रीट में देखने को मिलता है। अब जो लॉन्ग टर्म डिफेक्ट है, और ये जनरली कंक्रीट जब सेट वगैरह हो जाता है उसके बाद आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AA। ये जो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, ये मैंने एग्रीगेट वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा था आपको, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। ये दो तरह के होते हैं, अल्कली सिलिका रिएक्शन, अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन। अब पहले हम बात कर लेते हैं अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन के बारे में। अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन ACR, ये ACR जो होता है ना, ये होता है ड्यूनली, मतलब ऐसे मतलब कंक्रीट में मान लो हम ऐसा कोई एग्रीगेट यूज कर रहे हैं जिसमें डोलोमाइट है, डोलोमाइट बोल के कंपाउंड होता है, अगर वो चीज अगर कंक्रीट में है, ठीक है, मतलब एग्रीगेट में है, और ऐसे एग्रीगेट को हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर, तो हमें अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो डोलोमेटिक एग्रीगेट होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मेनली इन डोलोमेटिक एग्रीगेट, ठीक है, इट इज मेनली इन डोलोमेटिक एग्रीगेट, इट इज मेनली इन डोलोमेटिक एग्रीगेट। नाउ जो डोलोमेटिक एग्रीगेट होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है, प्लस उसके कारण अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन भी होता है, इसलिए हम डोलोमेटिक एग्रीगेट को जनरली कंक्रीट को बनाने में यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सिलिशियस एग्रीगेट। कौन सा एग्रीगेट? सिलिका, मतलब ऐसे एग्रीगेट जिसमें सिलिका प्रेजेंट है। अभी सैंड को क्या बोलते हैं? सिलिका ही तो बोलते हैं। तो हम सिलिशियस एग्रीगेट मास को हम यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, नॉट टू वरी। तो डोलोमेटिक एग्रीगेट आर अवॉइडेड इन कंक्रीट ड्यू टू लेस स्ट्रेंथ ऑफ इट एंड ACR। इन दोनों के कारण डोलोमेटिक एग्रीगेट्स को हम यूज नहीं करते कंक्रीट बनाने में, ACR का रोल ही खत्म। अब बात करते हैं ASR, अल्कली सिलिका रिएक्शन। इसमें होता क्या बेसिकली अल्कली सिलिका रिएक्शन के कारण, मतलब इसमें एक कंपाउंड होती है अल्कली हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक कंपाउंड होती है अल्कली हाइड्रोक्साइड, ये जो कंक्रीट के अंदर होती है। ये जो अल्कली हाइड्रोक्साइड वाली कंपाउंड, आप बेसिक कहानी सुनिए, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये जो अल्कली हाइड्रोक्साइड वाली कंपोनेंट है, मतलब जो कंपाउंड है, ये जो एग्रीगेट में सिलिका प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देता है जेल फॉर्म में। ये एक कोई दूसरा कंपाउंड बनाता है जो कि जेल लाइक होता है, जेलेंटिनियस, थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। मतलब जो एग्रीगेट है वो, चूंकि सिलिका तो एग्रीगेट के अंदर है, तो एग्रीगेट के अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है अल्कली हाइड्रोक्साइड, और ये जेल लाइक को सब्सटेंस बना रहा है। मतलब ये एग्रीगेट को इनडायरेक्टली जेल फॉर्म में, सॉफ्ट बना रहा है, उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। एग्रीगेट को इनडायरेक्टली जेल फॉर्म में या फिर सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यही मतलब हुआ। अगर एग्रीगेट को इनडायरेक्टली जेल फॉर्म या फिर सॉफ्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर रहा है, तो इस कारण से क्या होगा, वो जो जेल फॉर्म या जो सॉफ्ट फॉर्म है, सोचो ना, ऐसा सोचो, कैसे सोचोगे? अरे मतलब क्या, एक आइसक्रीम ले लो, उसको पिघला दो, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना। सेम चीज, मतलब एक छोटा सा आइसक्रीम लीजिए, ठीक है, जो आप खाते हैं, उसको ग्लास में डाल दीजिए, पिघलने दीजिए, उसके कारण जो वाटर जनरेट होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा आपको, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मतलब एक्सपेंशन टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। तो सिलिका
में मोर एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? सिलिका में एक्सपेंशन वगैरह ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में। ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था, जस्ट ए मिनट। तो वो हमने सर्च किया, वो अभी हमें मिला नहीं। ठीक है, आगे चल के जब हम मिलेगा तो हम एक बार फिर से बता देंगे। मतलब एमसीक्यू सीरीज वगैरह करवाएंगे तो उसमें तो रहेगा ही रहेगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको। अब ये जानिए कि चूंकि ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो लॉजिक क्लियर है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी तो सिलिशियस मटेरियल जो भी होती है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है जब अल्कली हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी और वो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लगेगा। अब ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा इसके कारण सरफेस पे जो कंक्रीट है उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब क्रैक डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट अभी हो चुकी है ड्राई, अब इसका वॉल्यूम हो रहा है एक्सपैंड। तो मतलब ड्राई मतलब वो सूख चुका है, खत्म, मतलब ये लॉन्ग टर्म है। तो बाद में देख रहे हो पानी तो 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया है ना, मतलब ओके इनिशियली वो सेट हो गया, लेकिन उसके बाद ये हो रही है लंबे समय पे, मतलब ये 5 साल 10 साल में आप देख रहे हैं इन सब चीजों को। तो ऐसे कंडीशंस में आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन जब होगा तो कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट होगा। समझ गए? तो यही जो टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है इसी को हम कहते हैं अल्कली सिलिका रिएक्शन। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू एएसआर। अब अल्कली सिलिका रिएक्शन के कारण जो डिफेक्ट आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए इस तरह से क्रैक डेवलपमेंट वगैरह होने लगता है। कभी देखे हो पानी टंकी जो पुराना हो जाता है, जो ग्राउंड के ऊपर हौदा बनाया हुआ रहता है, हौदा में इस तरह से क्रैक डेवलपमेंट हो जाता है उसके नीचे नीचे, गारंटी होता है। एक्चुअली अल्कली सिलिका रिएक्शन होने के लिए जो फेवरेबल सुटेबल लोकेशन है, वो फेवरेबल सुटेबल लोकेशन क्या है, वेर इट अकर, इट जनरली अकर एट प्लेसेस, ये जनरली उसी प्लेस पे होता है वेर वाटर, जहां पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो, एंड विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमोस्फियर, एंड विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमोस्फियर। जैसे कि मतलब कोई एक, कहां पर ये देखने को मिलेगा, ये मान लो कोई कंक्रीट है, यहां तक पानी की अवेलेबिलिटी भी है और ये एटमॉस्फेयर के खुले कांटेक्ट में भी है। तो ऐसे लोकेशंस पे एएसआर के कारण क्रैक डेवलपमेंट अधिक देखने को मिलेगा, जैसे रोड के किनारे या फिर जो हौदा होता है उसके बॉटम पे, है ना, वो सब लोकेशंस पे। नेक्स्ट, ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एआर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अल्टीमेटली डिक्रीजेस। वी कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग पोजोलाना। पोजोलाना का यूज अगर करेंगे पोजोलॉनिक मटेरियल का तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों 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 प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अच्छा पोजोलॉनिक एक्शन क्या था, याद करो। जो पोजोलॉनिक एक्शन था, याद करिए, पोजोलाना ऐसे मटेरियल है जिनके पास खुद कोई सीमेंटेशियस कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि सिलिका फोम हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, ये सारे अगर इंडिविजुअली ऐसे देखेंगे इसमें कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं है। बट लेकिन जब हम इसे मिला देते हैं, मिक्स करके यूज करते हैं कंक्रीट के साथ, तो कंक्रीट में हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल टू, इनके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल ये बना देता है, CSH जेल, जो कि एक सीमेंटेशियस, जिसकी सीमेंटेशियस वैल्यू है। तो यहाँ पे जो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो रहा था उसमें बेसिकली हाइड्रोक्साइड, ये जो OH होल टू है यही तो चीज है, जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ अल्कली का हाइड्रोक्साइड। तो अगर मेरा पूरा ओवरऑल मास में से, वॉल्यूम में से अगर मैं हाइड्रोक्साइड के परसेंटेज को कम कर पाऊँ किसी तरह से, तो हाइड्रोक्साइड ही मेरा कम बचेगा। तो क्या ये जो एग्रीगेट में जो सिलिका है, क्या वो अल्कली के हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर पाएगा? ज्यादा रिएक्शन होगा? नहीं होगा। ज्यादा अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे केसेस में ये प्रिवेंट हो सकती है। तो दिस इज ड्यू टू पोजोलॉनिक एक्शन, हम इसीलिए पोजोलाना मिलाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, पोजोलाना का इंडिविजुअली, पोजोलानिक मटेरियल जितने भी है, फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम वगैरह, इनका इंडिविजुअली कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट व्हेन इट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड present in concrete, it creates a compound which have some cementitious value. Is it clear to you all? ठीक है, तो this is again the, मतलब कैसे इसको प्रिवेंट करें, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट दिस। आगे कुछ है क्या? बस आज के इस क्लास में इतना। नेक्स्ट तुरंत आ रही है अपडेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नहीं अभी देखते हैं, अभी और देखते हैं, जल स्पेस रेशियो।
देखिए ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाट इज दिस जेल स्पेस रेशियो? मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, तो इस कंक्रीट में एग्रीगेट्स होंगे, एग्रीगेट वगैरह सब कुछ, जिसको मतलब इंग्रेडिएंट्स को जितना जो स्पेस ऑक्युपाई करना था वो ऑक्युपाई कर लिया, खास करके एग्रीगेट वगैरह। अब जब हाइड्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा, सब कुछ होगा, तो ये जो वॉइड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सोचिएगा बात को ध्यान से, ये जो वॉइड्स यहाँ पे अवेलेबल है ना, ये जो फ्री स्पेस, ये जो वॉइड अवेलेबल है टोटल, जब हाइड्रेशन प्रोसेस वगैरह होगी सब कुछ, तब इन्हीं वॉइड्स में आपका कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट का जो जेल होगा इन्हीं वॉइड्स में फिल्ड होगा, है ना। तो यही स्पेस के जेल को फिल करने के लिए, वो जेल मतलब कितने स्पेस में फिल हो रहा है, दैट इज योर जेल स्पेस। जितने स्पेस में जेल फिल हुआ और टोटल कितना स्पेस अवेलेबल है जिसमें जेल फिल हो सकता है, दैट इज योर जेल स्पेस अवेलेबल टोटल। तो इन दो चीजों का रेशियो को हम कहते हैं जेल स्पेस रेशियो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है हमें सीखना, क्योंकि बेस्ड ऑन जेल स्पेस रेशियो, अगर आपको जेल स्पेस रेशियो किसी कंक्रीट का मालूम है, देन यू कैन कमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट। ठीक है, एक लॉ था पावर्स लॉ, पावर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने स्ट्रेंथ वगैरह बताई थी, ठीक है, बेस्ड ऑन जेल स्पेस रेशियो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे ऑलमोस्ट, देखिए ऑलमोस्ट एक कंक्रीट वॉल्यूम में 70% जो होता है ना वो मास ही होता है, मतलब एग्रीगेट वगैरह प्रेजेंट रहता है, बाकी का जो 30% रहती है वो वॉइड जैसा रहता है। ओके, उसी में ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट आपका प्रेजेंट रहता है, फिर उसी में जो वॉइड होता है उसी में आपका जेल बनते हैं, CSH जेल, कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल। क्लियर है? सो लिखेंगे concrete volume almost contain 70% of aggregate. It also contain void and this void is to be filled up with gel. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको ये सारे void इससे ये जेल से फिल होंगे जब हाइड्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा। ओके, देखिए बिल्डिंग मटेरियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। 18 से 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, ईएससी के लिए भी गुड वेटेज, मतलब सभी एग्जामिनेशन के लिए ये गुड वेटेज वाला पेपर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनलिमिटेड पढ़ाई करके जाएंगे, नो। ठीक है, जैसा अभी सेग्रीगेशन वाला टॉपिक हमने आपको समझाया, 100% सेग्रीगेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे लगा देंगे, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल सेग्रीगेशंस के आए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब एनालिसिस करेंगे, जब देखेंगे, आप देखेंगे मतलब हर एक साल रिपीटेटिवली कहीं ना कहीं, कभी किसी साल सेग्रीगेशन से पूछ लिया, कभी किसी साल ब्लीडिंग से पूछ लिया, कभी उसका इफेक्ट पूछ लिया, कभी काउस पूछ लिया, कभी उसका डेफिनेशन पूछ लिया, ऐसे पूछते रहते हैं। तो बीएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड वी हैव टू लर्न इट वेरी इन ए वेरी वेल मैनर। चीजों को याद रखने से नहीं होता है, बीएमसी में आपको लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है, बहुत लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, बेस्ड ऑन जेल स्पेस रेशियो वी कैन कमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कैसे? पावर्स एक्सपेरिमेंट। हो सकता है डायरेक्ट नाम पूछ दिया, पावर्स एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, या फिर अकॉर्डिंग टू पावर्स एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला क्या है। सो देखिए जेल स्पेस रेशियो GSR, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय X से। इसको हम डिफाइन करते हैं void filled with gel, it is ratio of void filled with gel, कितना void जेल से फिल हो गया, CSH जेल, कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल, डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल, टोटल स्पेस अवेलेबल, टोटल स्पेस अवेलेबल मतलब कितने स्पेस में टोटल वो जेल फिल हो सकता था, अब उसमें से कितने स्पेस में फिल हुआ। समझ गए बात को? दिस इज योर जेल स्पेस रेशियो, एंड by using this gel space ratio we can find out the compressive strength of concrete. So based on this gel space ratio, the strength of concrete is given as 240 into x cube, 240 into x cube। ये जो इक्वेशन आती है ये अकॉर्डिंग टू पावर्स एक्सपेरिमेंट, पावर बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एनालिसिस किया एंड ये इक्वेशन को दिया, पावर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ पावर्स ने ये भी बताया कि
इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेंथ बतानी है तो x का वैल्यू जो यहाँ पर है, ये तो है जेल स्पेस रेशियो जिसका बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है इतना, तो ये x के वैल्यू को निकालेंगे कैसे? इसके लिए इन्होंने एक इंपेरिकल फार्मूला को हमें दिया है, एक इंपेरिकल फार्मूला हमें दिया है। अब वो फार्मूला क्या है वो हमें जाननी है। दैट इंपेरिकल फार्मूला इज योर x इक्वल टू 0.657 c डिवाइडेड बाई 0.319 c प्लस डब्ल्यू नॉट, 0.319 c प्लस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, इसमें आपका ये जो c है इट इज योर सीमेंट कंटेंट एंड डब्ल्यू नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml। मतलब वो जो मिक्स आपने बनाया है जिसका हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बाय यूजिंग पावर कंटेंट, उसमें सीमेंट कंटेंट आपने कितना लिया है, कंटेंट ऑफ सीमेंट इन ग्राम। आप लिख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर नीचे स्पेस अवेलेबल नहीं है। C इज योर सीमेंट कंटेंट इन ग्राम, सीमेंट कंटेंट इन ग्राम, ठीक है, एंड डब्ल्यू नॉट इज योर वाटर कंटेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर। याद रखिएगा इंपेरिकल इक्वेशन है तो यूनिट जैसा जैसा है एज इट इज हमें लेनी है। नोट्स बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए। आपको ये यहाँ जो हम पढ़ा दे रहे हैं, जो बता दे रहे हैं, एक्चुअली क्या है आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टी ने गलत सलत पढ़ा दिया है। आज ही एक बच्चा फोन करके बोल रहा था, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही जानकारी आप तक पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब जो हमारी एक मेन टॉपिक, सारा चीज हमने पढ़ा रखा है आपको पहले से ही। अब जो हमारी एक मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है माय डियर टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कभी कभी उसमें से भी एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, जैसे साइक्लोपियन कंक्रीट क्या होता है ये पूछ सकता है, या फिर आपका हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है ये पूछ सकता है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है ये सब पूछ सकता है, फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट इसके बारे में पूछ सकता है, एरिएटेड कंक्रीट इसके बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह के ऑटोक्लेव कंक्रीट क्या होता है ना, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंक्रीट है इसके बारे में एक बेसिक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज यहां से भी स्टेटमेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले, वहां जाने से पहले मैं आपको एक कोडल प्रोविजंस बताना चाहता हूं ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। दैट कोडल प्रोविजंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सॉलिड कंटेंट, ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कंक्रीट मिक्स आप बना रहे हैं उसमें ये जो सॉलिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स इन SO3 फॉर्म, क्लोराइड्स इन Cl फॉर्म एंड सस्पेंडेड सॉलिड, इनकी मिलीग्राम पर लीटर में क्या कंसेंट्रेशन होती है। तो ये मैक्सिमम लिमिट में बता रहा हूँ, ये लिमिट में बता रहा हूँ मैक्सिमम। ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है ये 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं अलाउ करते, और इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर, एकदम सीधा कोडर प्रोविजंस है। सल्फेट्स 400 मिलीग्राम पर लीटर। जो क्लोराइड है, ठीक है, फॉर नॉर्मल कंक्रीट वर्क, मतलब सीधा लिखता हूं PCC के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम। और जो RCC है जिसमें रीइंफोर्समेंट है, एम्बेडेड स्टील है, उसके लिए मैक्सिमम 500 होना चाहिए क्लोराइड mg पर लीटर, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड अप टू 2000 mg पर लीटर। ये इसी तरह से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या इसलिए बताना पड़ रहा है ना, कोडल प्रोविजंस होते हुए भी मैं बार बार बता रहा हूँ, सभी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी के पास सभी डेटा अवेलेबल है तो भी वो सही से नकल कर ले। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं होता। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सही से नकल भी नहीं कर पाते, ठीक है। और ओवरऑल कंक्रीट आपका एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। ओवरऑल कंक्रीट आपका बेसिक रेंज में ही आता है, ज्यादा मतलब वो उसका पीएच जो है ना, रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू IS कोड, कंक्रीट का जो पीएच है इट शुड नॉट बी लेस देन 6 एनी हाउ, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसको एक नोट बना के लिख लीजिए। अब सुनिए बात को, आपसे कभी कभी पूछेंगे कि किस तरह के पत्थर का एग्रीगेट आपको बनाना चाहिए, मतलब एग्रीगेट यूज करना चाहिए टू गेट वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो याद रखिएगा हमेशा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो होता है ये एक तरह का इग्नियस रॉक है। रॉक वाला चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, बता रखा था।
और इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। सो इसको यूज करके अगर हम कंक्रीट भी बनाएंगे तो उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 8-10 क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर में आप एसएससी में, ईएससी में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही ऑप्शन आपको चेक करने को मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट, एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर, इसका रोल क्या है? टू एनहांस दी वर्केबिलिटी, अभी अभी तो बात किया हमने, है ना। दीज आर केमिकल एडमिक्सचर लाइक एयर एंड ट्रेनर्स विच आर यूज्ड टू एनहांस दी वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ओके, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। और देखिए कंक्रीट जो है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो अपना 7 डेज में अचीव कर लेता है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव बाय कंक्रीट इज इन 7 डेज ओनली। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंक्रीट अपना फुल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन IS 456-2000 जो अपना फुल स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में अचीव करेगा। यही तो हम करते थे 28 डेज में, हम टेस्टिंग करते थे एक 150x150x150 का क्यूब के ऊपर। तो ये चीज भी याद रखिएगा, फुल स्ट्रेंथ 28 दिन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7 दिन में। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो ये जितना भी हमने अभी डिस्कस किया ना वो सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को हम एंड करेंगे। आपको वीडियो आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। सो हम बहुत इसी तरह से यही पैटर्न में हम बीएमसी पढ़े भी हैं स्टार्टिंग से, और बहुत और गंदे तरीके से और अभी पढ़ेंगे। जो अपडेट्स आने वाले हैं, ब्रिक्स वाले चैप्टर में अपडेट होंगे, टिम्बर वाले चैप्टर में अपडेट करेंगे जल्द से जल्द। ओके, ये आपकी पहली क्लास अपडेट हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक कंक्रीट के अंदर अपडेट करेंगे, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, क्योंकि देखो रीजन क्या है, इंटरेस्टिंग इसलिए होगा, टाइप्स ऑफ कंक्रीट हम पढ़ाएंगे अलग अलग तरह का, एक तो पढ़ाएंगे उसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, उसमें जो शब्द है वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सारे टर्म्स तो शब्द अपियर होंगे ही होंगे। तो ऐसे जितने जितने बेसिक टर्म्स अपियर होंगे ना, उसको हम बहुत, एक तो हम पहले ही हमने खुलासा कर रखा है, उसका बहुत डिटेल से एनालिसिस अंदर चारों बगल से घुस के कर रखा है, लेकिन अभी भी कर लेंगे। वेलकम।